हाय, गुड इवनिंग। आज की हमारी बुक है एंटी फ्रेजाइल। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां सुबहें हमेशा धुंध से शुरू होती थी और रातें इतनी शांत होती कि दूर बहती नदी की आवाज साफ सुनाई देती थी। उस गांव में एक पुराना घर था, पत्थरों से बना हुआ। उस घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। हर तूफान में गांव के कई पेड़ टूट जाते थे, कई छतें उड़ जाती थी, कई रास्ते मिट जाते, लेकिन वो बरगद हर बार पहले से अधिक मजबूत दिखाई देता। गांव के लोग अक्सर कहते हैं इस पेड़ में कोई रहस्य है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही हर चीज को लेकर डरा हुआ रहता। तेज हवा चले तो डर, परीक्षा आए तो डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, हार जाने का डर, नतीजों के न आने और गलती हो जाने का डर। वो हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता। अगर दो रास्ते हों तो वो वही चुनता जिसमें जोखिम कम हो। अगर कोई नया अवसर मिले तो वो सोचता, अगर असफल हो गए तो। धीरे धीरे उसका डर उसकी आदत बन गया। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश काला पड़ गया, बिजलियां चमकने लगी, हवा इतनी तेज थी कि घरों के दरवाजे कांपने लगे। आर्यन अपने कमरे में दुबका बैठा था। सुबह जब तूफान थमा, पूरा गांव अस्त व्यस्त हो चुका था। कई पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं, लेकिन बरगद का पेड़ वैसा ही खड़ा है, बल्कि इस बार उसकी शाखाएं और फैली हुई लग रही थी। आर्यन हैरान रह गया। वो दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे गांव में कृषि वर्धन के नाम से जाने जाते थे। आर्यन ने पूछा, हर तूफान के बाद पेड़ और मजबूत कैसे हो जाता है? ऋषि वर्धन मुस्कराए। उन्होंने कहा, क्योंकि ये केवल मजबूत नहीं है, ये उससे भी आगे की अवस्था में है। आर्यन ने उलझ कर पूछा, मजबूत से भी आगे? वृद्ध ने कहा, हाँ, दुनिया में तीन प्रकार की चीजें होती हैं। पहली है नाजुक, जो दबाव पड़ते ही टूट जाती है। दूसरी है मजबूत, जो दबाव सह लेती है। तीसरी है एंटी फ्रेजाइल, जो दबाव से टूटती नहीं बल्कि और बेहतर हो जाती है। आर्यन पहली बार ये शब्द सुन रहा था। एंटी फ्रेजाइल? वृद्ध ने सिर हिलाया। ये बरगद एंटी फ्रेजाइल है। हर तूफान इसकी जड़ों को गहरा कर देता है। आर्यन ने उस तक पेड़ को देखा। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या मतलब, नाजुक, मजबूत या एंटी फ्रेजाइल? आर्यन के पास उत्तर नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में यही प्रश्न घूमता रहा। उसे अपने जीवन के सारे पल याद आने लगे। जब छोटी आलोचना से वो टूट गया था, जब एक असफलता ने उसे महीनों रोक दिया था, जब डर ने उसे अवसरों से दूर कर दिया था। उसे एहसास हुआ वो नाजुक था। अगली सुबह वो फिर ऋषि वर्धन के पास पहुंचा। मुझे एंटी फ्रेजाइल बनना है। वृद्ध मुस्कराए। तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। कहाँ? अपने भीतर। उन्होंने आर्यन को एक पुराना लोहे का डिब्बा दिया। उस पर लिखा था, अराजकता का उपहार। आर्यन ने पूछा, इसमें क्या है? वृद्ध बोले, तुम्हारी पहली सीख। कैसी सीख? ये डिब्बा तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपनी पहली बड़ी असफलता का सामना नहीं करोगे। आर्यन चौंक गया। अगर मैं असफलता से बच गया तो? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, तब ये कभी नहीं खुलेगा और तुम भी कभी नहीं खुलोगे। आर्यन उस डब्बे को लेकर लौट आया। कुछ दिनों बाद शहर से खबर आई, एक बड़ी विद्या प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को राजधानी में शिक्षा पाने का अवसर मिलता। पूरा गांव उत्साहित था। सबको उम्मीद थी कि आर्यन भाग लेगा, लेकिन उसके भीतर डर जाग उठा। अगर हार गया तो? अगर सबके सामने असफल हो गया तो? अब वो भागना चाहता था। तभी उसकी नजर उस लोहे के डिब्बे पर पड़ी। उसे ऋषि वर्धन की याद आई।
जो असफलता से बचता है वो विकास से भी बचता है। उसने कांपते हाथों से आवेदन भर दिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सैकड़ों प्रतिभागी थे। प्रश्न कठिन थे। आर्यन ने पूरी कोशिश की, पर जब परिणाम आए उसका नाम सूची में नहीं था। वो हार गया था। धीरे धीरे भीड़ छट गई। आर्यन अकेला खड़ा रहा। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गांव लौट आया। रात को उसने गुस्से में एक लोहे का डिब्बा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक क्लिक की आवाज आई। डिब्बा खुल गया। अंदर केवल एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, बधाई हो, तुम पहली बार टूटे नहीं, तुम पहली बार बदले हो। आर्यन स्तब्ध रह गया। नीचे एक और पंक्ति थी, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपी नई शक्ति का दरवाजा है। उसी क्षण तेज हवा चलने लगी। बरगद की शाखाएं झूम रही थी और पहली बार आर्यन को लगा शायद तूफान विनाश नहीं लाते, शायद वे हमें नया बनाते हैं। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये तो केवल शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों के बीच ही थी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा रहे थे, घरों से बाहर निकल रहे थे। कहीं घबराहट थी, कहीं बेचैनी, कहीं अविश्वास। आर्यन भी दौड़ता हुआ बाहर आया। गांव के चौक में लोग इकट्ठा थे। बीच में मुखिया खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ऊपरी पहाड़ों से खबर आई है, नदी के रास्ते पर विशाल चट्टान खिसक गई है। अगर उन्हें हटाया नहीं गया तो पानी का बहाव रुक जाएगा। जब वो बांध टूटेगा तो पूरा गांव बह सकता है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये केवल संकट नहीं था, यह विनाश की चेतावनी थी। गांव के सबसे अनुभवी लोग समाधान खोजने लगे। कुछ ने कहा हमें नीचे के मैदानी की ओर भाग जाना चाहिए। कुछ बोले शायद खतरा इतना बड़ा नहीं है। कुछ ने सुझाव दिया प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऋषिवर्धन शांत खड़े रहे। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। तुम्हारे लिए दूसरी सीख आ गई है। आर्यन चौंका। मेरे लिए? हाँ, लेकिन ये पूरे गांव का संकट है। ऋषिवर्धन ने कहा, जीवन की हर बड़ी बड़ी चुनौती को दो रूप लेकर आती है। एक वो जो बाहर दिखाई देती है, दूसरी वो जो भीतर से छिपी होती है। आर्यन समझ नहीं पाया। वृद्ध बोले, बाहरी चुनौती नदी की है, भीतरी चुनौती तुम्हारे डर की है। उनके शब्द सीधे आर्यन के भीतर उतर रहे थे। कुछ देर बाद गांव वालों ने निर्णय लिया, पहाड़ तक एक दल भेजा जाएगा। उन्हें चट्टानों को हटाने का प्रयास करना होगा, लेकिन रास्ता बेहद कठिन था। तेज ढलान, टूटे हुए रास्ते और ऊपर लगातार गिरते पत्थरों का खतरा। कई लोग पीछे हट गए। तभी आर्यन आगे आया। मैं जाऊंगा। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। कुछ लोग हंसे। तुम जो प्रतियोगिता की हार भी मुश्किल से सह पाया है। आर्यन ने भीतर क्षण भर के लिए पुराना डर जागा। उसे लगा जैसे वो पीछे हट जाएगा, लेकिन तभी उसे लोहे के डिब्बे की पर्ची याद आई। तुम पहली बार बदले हो। उसने गहरी सांस ली। हाँ, मैं जाऊंगा। ऋषिवर्धन मुस्कुराए। अब तुम सीख रहे हो। कुछ और युवकों ने उसका साथ देने का निर्णय लिया। दल पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कई जगह मिट्टी धसी हुई थी। तेज हवाएं संतुलन बिगाड़ रही थी। आर्यन कई बार फिसला। उसके हाथ छिल गए। घुटनों से खून बहने लगा। हर बार उसका मन कहता रुक जाओ, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा होता। कई घंटों बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। दृश्य भयावह था। विशाल चट्टानें नदी का रास्ता रोक चुकी थी। पीछे पानी तेजी से जमा हो रहा था। अगर दबाव बढ़ता तो सब कुछ टूटकर नीचे बह जाता। गांव खत्म हो जाता। सभी घबरा गए। इन्हें हटाना असंभव है, एक युवक बोला। दूसरे ने कहा हमें लौट जाना चाहिए। आर्यन भी भयभीत था, लेकिन तभी उसे बरगद याद आया।
हर तूफान के बाद और मजबूत। उसने खुद से पूछा, अगर मैं नाजुक होता तो अभी टूट जाता, अगर सिर्फ मजबूत होता तो बस खड़ा रहता, लेकिन अगर मैं एंटी फ्रेजाइल हूं तो ये संकट मुझे बेहतर बनाएगा। उसने आसपास ध्यान से देखा, तभी उसे एक सकरी दरार दिखाई दी जहां से थोड़ा पानी रिस रहा था। उसके मन में विचार आया, अगर हम पूरी चट्टान नहीं काट सकते तो नया रास्ता बना सकते हैं। सबने उसकी ओर देखा, कैसे पास की ढलान काटकर पानी को दूसरी दिशा दे सकते हैं। कुछ लोग हिचकिचाए, अगर योजना असफल हुई, आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, जो हम उससे सीखेंगे और दूसरी कोशिश करेंगे। ये पहली बार था जब उसने असफलता के डर के बिना निर्णय लिया। सब काम में जुट गए। घंटों तक पत्थर तोड़े गए, मिट्टी हटाई गई, हाथ सुन्न हो गए थे, सांसें भारी हो गई। कई बार रास्ता टूट गया, कई बार कोशिश बेकार जाती, लेकिन हर विफल प्रयास उन्हें कुछ नया सिखाता रहा। धीरे धीरे नहर का आकार बनने लगा, फिर वो क्षण आया। पहला पानी उस नए रास्ते से बहा। कुछ ही पलों में तेज धारा पूरी दिशा बदल चुकी थी। खतरा टल गया, नीचे गांव सुरक्षित था। सबने राहत की सांस ली। युवक खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन आर्यन चुप खड़ा रहा। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ, कठिनाई से बचकर नहीं, उससे जूझकर इंसान नया बनता है। जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उसका स्वागत किया। मुखिया ने सबके सामने कहा, आज इस लड़के ने हमें बचाया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन ऋषि वर्धन केवल मुस्कुरा रहे थे। रात को उन्होंने आर्यन को फिर बुलाया। उन्होंने उसे दूसरा डिब्बा दिया। इस बार वो लकड़ी का था। उस पर लिखा था, अराजकता का दूसरा नियम। आर्यन ने पूछा, इसमें क्या है? वृद्ध बोले, ये तब खुलेगा जब तुम समझ जाओगे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं, अनिश्चितता में छिपी होती है। आर्यन उलझ गया। अनिश्चितता? शक्ति कैसे हो सकती है? वृद्ध ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वो नाजुक बन जाता है, क्योंकि जैसे ही कुछ उसके अनुसार नहीं होता वो टूट जाता है। लेकिन जो अनिश्चितता को अपनाता है वो हर बदलाव से नया रूप लेता है। आर्यन देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि वो समझ रहा है, पर असली परीक्षा भी बाकी थी। अगले ही दिन राजधानी से दूत आए। वे एक घोषणा लेकर आए थे। राजा ने पूरे राज्य के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक विशेष चुनौती रखी थी। जो उसे पूरा करेगा उसे राज दरबार में स्थान मिलेगा। लेकिन उस चुनौती के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी, आज तक जो भी गया है वो पहले जैसा लौटकर कभी नहीं आया। पूरा गांव सन्न रह गया और दूत ने सबके सामने कहा, राजा ने विशेष रूप से आर्यन को बुलाया है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये अवसर भी था और अनिश्चितता का सबसे बड़ा द्वार भी। ऋषिवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यही तय होगा कि तुम सच में एंटी फ्रेजाइल बने हो या केवल उसकी कल्पना कर रहे थे। आर्यन ने दूत के हाथ में रखा राज मुद्रा वाला पत्र खोला। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो अराजकता को गले लगाएगा वही भविष्य का स्वामी बनेगा। और पत्र के नीचे एक अजीब प्रतीक बना था। उसे देखते ही ऋषिवर्धन का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। आर्यन ने पूछा, आप इस चिन्ह को जानते हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, रात असामान्य रूप से शांत थी। गांव पूरा सो चुका था, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वही पत्र रखा था, जो उस पर बना चिन्ह चांदनी में और भी रहस्यमय लग रहा था। एक वृद्ध जिसके भीतर टूटी 3 रेखाएं थी। वो बार बार उसे देखता और सोचता, ऐसा क्या है इस प्रतीक में? ऋषिवर्धन जैसे शांत व्यक्ति के चेहरे पर भी चिंता उतर आई।
आखिरकार वो उठकर बरगद के पास पहुंचा। ऋषिवर्धन वहीं बैठे थे, जैसे वे पहले से जानते हों कि आर्यन आएगा। आपने उस चिन्ह को देखकर ऐसा क्यों कहा? कुछ क्षण मौन रहा, फिर वृद्ध ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये अव्यवस्था मंडल का चिन्ह है। आर्यन चौंका। अव्यवस्था मंडल? हाँ, ये एक प्राचीन समूह है जो लोग मानते हैं कि सच्चा विकास केवल नियंत्रित परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि पूर्ण अराजकता में जन्म लेता है। आर्यन ने पूछा, क्या वे गलत हैं? वृद्ध की आंखें दूर कहीं टिक गईं, गलत और सही दोनों। आर्यन उलझ गया। वृद्ध बोले, हर सत्य की तरह इसमें भी दो पहलू हैं। वे ये समझ गए कि दुनिया इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये मान लिया कि कठिनाई पैदा करना भी उचित है। मतलब, उन्होंने लोगों की परीक्षा लेने के लिए कृत्रिम संकट पैदा करने शुरू कर दिए। वे मानते थे कि जो लोग टूट जाएं वो योग्य नहीं थे। आर्यन के भीतर सिहरन दौड़ गई, और जो बच जाए उसके अनुसार श्रेष्ठ था। कुछ क्षण की खामोशी के बाद वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मैं कभी उस मंडल का हिस्सा था। आर्यन जैसे पत्थर का हो गया हो। क्या? वृद्ध ने पहली बार अपनी आंखें झुका ली। बहुत वर्षों पहले मैं भी मानता था कि जीवन को कठोर बनाकर ही मनुष्य को महान बनाया जा सकता है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन मैंने देखा कि बिना करुणा के दी गई कठिनाइयाँ विकास नहीं, विनाश पैदा करती हैं। आर्यन के भीतर प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। तो आपने उन्हें छोड़ दिया? हाँ, और तभी से मैं इस गांव में हूँ। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। राजा का बुलावा साधारण नहीं है। यदि अव्यवस्था मंडल फिर सक्रिय हुआ है, तो इसका अर्थ है कि राज्य एक बड़े परिवर्तन के दौर में है। आर्यन ने पत्र को कसकर पकड़ा। तो मुझे जाना चाहिए। वृद्ध मुस्कुराए। यदि तुम अनिश्चितता से भागोगे तो सारी सीख अधूरी रह जाएगी। सुबह होते ही आर्यन ने यात्रा शुरू की। गांव के लोग उसे विदा करने आए। कई गर्व से देख रहे थे, कई चिंता से। ऋषिवर्धन ने जाते समय उसे लकड़ी का दूसरा डिब्बा थमाया। इसे याद रखना, ये तभी खुलेगा जब तुम समझ जाओगे कि अराजकता को अपनाने और अराजकता के गुलाम बनने में क्या अंतर है। आर्यन ने सिर झुकाया कर परिणाम किया। यात्रा लंबी थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज बहती नदियां, हर मोड़ पर नई चुनौतियां। लेकिन अब आर्यन पहले जैसा नहीं था। जहां पहले वो हर कठिनाई को बाधा समझता, अब उसे सीख समझता। तीसरे दिन वो राजधानी पहुंचा। वो दृश्य अद्भुत था। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, चमकते महल। लेकिन इस भव्यता के पीछे कुछ अजीब था। शहर में बेचैनी। लोग धीमे स्वर में बात कर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य भय हवा में तैर रहा हो। राजमहल पहुंचते ही उसे एक विशाल सभा कक्ष में ले जाया गया। सैकड़ों युवा वहां उपस्थित थे। सब अलग अलग प्रांतों से आए थे। कुछ आत्मविश्वासी, कुछ डरे हुए और कुछ घमंडी। सिंहासन पर राजा बैठे थे। उनकी आंखों में कठोरता थी। उनके दाईं ओर काले वस्त्रों में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके वस्त्र पर वही चिन्ह बना था, अव्यवस्था मंडल। उस व्यक्ति की आंखें असामान्य रूप से तेज थी। उसने सभा को संबोधित किया, तुम सब यहां इसलिए हो क्योंकि तुम में संभावना, लेकिन संभावना पर्याप्त नहीं है। उसने ऊंची आवाज में कहा, केवल वही व्यक्ति भविष्य का अधिकारी होगा जो अराजकता में स्वयं को पुनः जन्म दे सकेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर उसने घोषणा की, तुम सबको भूल भुलैया परीक्षा से गुजरना होगा। कमरे के पीछे विशाल द्वार खुला है। उसके भीतर अंधकार था। काले पत्थरों से बनी एक विशाल भूल भुलैया। उस व्यक्ति ने कहा, इसमें प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अपने सबसे बड़े भय का सामना करेगा। कई युवाओं के चेहरे पीले पड़ गए। जो बाहर निकल जाएगा वो अगले चरण में जाएगा। जो भीतर हार मान लेगा वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा।
लेकिन भीतर कहीं एक नई शांति भी थी। उसे लगा ये वो क्षण है जिसके लिए वो अब तक तैयार हो रहा था। एक एक कर सभी भीतर जाने लगे। जब आर्यन की बारी आई, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसका हाथ रोक लिया। उसकी आंखें सीधे आर्यन की आंखों में उतर गई। तुम्हारे भीतर कुछ अलग है। आर्यन चुप रहा। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारे गुरु ऋषिवर्धन। आर्यन का शरीर तन गया। तुम उन्हें जानते हो? वो मुस्कराया, बहुत अच्छी तरह। फिर वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, उन्हें कहना, आचार्य रुद्र ने उन्हें याद किया है। ये नाम सुनते ही आर्यन के भीतर कुछ कांप गया। वो समझ गया ऋषिवर्धन का अतीत उससे कहीं अधिक गहरा और खतरनाक था जितना उसने सोचा था। इसके पहले कि वो कुछ पूछ पाता, उसे भूल भुलैया के भीतर धकेल दिया गया। विशाल द्वार उसके पीछे बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा और दूर कहीं किसी के कदमों की आवाज। आर्यन ने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही कदम चला था, दीवार पर अचानक प्रकाश फैल गया और उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। दीवार पर उसके जीवन के दृश्य उभरने लगे। उसकी असफलताएं, उसके डर, उसकी हार, उसके आंसू, और फिर एक आवाज गूंजी, अगर तुम सच में एंटी फ्रेजाइल हो तो अपने सबसे बड़े सत्य का सामना करो। उसी क्षण सामने की दीवार टूटी और अंधेरे से कोई बाहर गया। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसमें भय नहीं था, सिर्फ ठंडी मुस्कान। उसने कहा, मैं हूं वो आर्यन जो तुम बन सकते थे अगर तुमने कभी डर को छोड़ा ही न होता। आर्यन की सांसें रुक गई और तभी उसे एहसास हुआ ये परीक्षा बाहर की भूल भुलैया नहीं थी, ये उसके भीतर की भूल भुलैया थी। आर्यन कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। सामने खड़ा उसका दूसरा रूप बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। वही चेहरा, वही कद, वही आवाज। फर्क केवल इतना था कि उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था, जैसे वो हर भावना से खाली हो। उसने धीमे स्वर में कहा, डर गए? आर्यन ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कराया, मैं वही हूं जिसे तुमने वर्षों तक अपने भीतर छिपाकर रखा। तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा वो हिस्सा जो हमेशा सुरक्षित रहना चाहता था। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम सच नहीं हो। सच? उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कहीं अधिक सच हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस तुमने मुझे देखने से इनकार किया है। अचानक दीवार पर फिर दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य, वो प्रतियोगिता जिसमें आर्यन हार गया था। भीड़ हंस रही थी, उसका दिल टूट रहा था। दूसरा रूप बोला, याद है उस दिन तुमने तय किया था कि दोबारा खुद को इस दर्द में नहीं डालोगे। दूसरा दृश्य, वो पहाड़ जहां वो फिसला था, वो लगभग गिर पड़ा था। याद है अगर उस दिन तुम नीचे गिर जाते तो। तीसरा दृश्य, उसका बचपन, जब वो एक बार गांव के बच्चे के सामने कविता भूल गया था, सबने उसका मजाक उड़ाया था। यही वो दिन था जब तुमने लोगों के सामने खुद को छोटा महसूस किया। आर्यन की सांसें भारी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे पुराने डर फिर लौट रहा हो। दूसरा रूप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम एंटी फ्रेजाइल बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अब भी डरे हुए हो। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तुम्हें असफलता से डर लगता है, अस्वीकृति से डर लगता है, अज्ञात से डर लगता है। आर्यन के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। एक हिस्सा कहना चाहता था, मैं डरता हूं। दूसरा हिस्सा विरोध कर रहा था। तभी उसे ऋषिवर्धन की आवाज सुनाई दी, एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति हर डर के अभाव से नहीं बनता,
वो डर के साथ आगे बढ़ना सीखता है। ये स्मरण बिजली की तरह उसके भीतर दौड़ा। उसने सीधा अपने दूसरे रूप की आंखों में देखा। हाँ, मैं डरता हूँ। दूसरा रूप मुस्कुराया। तो मान गए हार? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने सच स्वीकारा है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें लगता है कि डर कमजोरी है, लेकिन डर तो केवल संकेत है कि मैं जीवित हूं। दूसरे रूप के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। आर्यन आगे बढ़ा। पहले मैं डर से भागता था, फिर मैंने सीखा कि डर से भागना मुझे नाजुक बनाता है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं डर को साथ लेकर चलना सीख चुका हूं। दीवारों पर उभरते दृश्य कांपने लगे। दूसरा रूप पहली बार अस्थिर दिखा। उसने तेज स्वर में कहा, झूठ। अगर तुम्हें कभी महल से बाहर जाने का रास्ता दे दिया जाए तो तुम भाग जाओगे। आर्यन ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में बोला, शायद पहले भाग जाता, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि आराम सुरक्षा नहीं देता, विकास देता है, संघर्ष। ये कहते ही भूल भुलैया की जमीन हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गई। दूसरा रूप पीछे हट गया। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। आर्यन ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हें समाप्त नहीं करना, मुझे तुम्हें स्वीकारना है। उसने आगे बढ़कर अपने दूसरे रूप के कंधे पर हाथ रखा। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला और वो दूसरा रूप धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। लेकिन मिटने से पहले उसने मुस्कुराकर कहा, आप तुमने सीख लिया है। सच्चा एंटीफ्रेजाइल व्यक्ति अपने भय को हराता नहीं, उसे अपने भीतर स्थान देता है। क्षण भर बाद वो पूरी तरह विलीन हो गया। भूल भुलैया की दीवारें टूटने लगी। आर्यन के सामने एक नया मार्ग खुल गया। वो आगे बढ़ा और विशाल कक्ष में पहुंच गया। वहां केवल एक पत्थर का मंच था। उस पर लकड़ी का दूसरा डिब्बा रखा था। वो समझ गया, ये खुलने का समय है। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। डिब्बा स्वतः ही खुल गया। अंदर का काला बीज था। उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था, अनिश्चितता विनाश नहीं है, वो बीज है। जिसे सही मिट्टी मिले तो वो एक नए जीवन में बदल सकता है। नीचे एक और पंक्ति थी, जो अनिश्चितता को शत्रु समझता है वो अवसर को खो देता है। जो उसे भूमि समझता है वह भविष्य उगा देता है। आर्यन गहराई से उस बीज को देखता रहा। तभी पीछे ताली की आवाज आई। वो मुड़ा। काले वस्त्र वाला वही व्यक्ति खड़ा था, आचार्य रुद्र। उसकी आंखों में हल्की प्रशंसा थी। तुमने अपेक्षा से बेहतर किया। आर्यन सतर्क हो गया। ये सब क्या है? रुद्र मुस्कुराए। ये केवल पहला द्वार था। क्यों? क्योंकि राज्य संकट में है। आर्यन ने पूछा, कैसा संकट? रुद्र की आंखें गंभीर हो गई। राजा वृद्ध हो चुके हैं, उत्तराधिकारी तय नहीं है। राज्य के सामने अकाल विद्रोह और बाहरी आक्रमण का खतरा है। वो थोड़ा झुका और बोला, हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अराजकता में निर्णय ले सके। आर्यन समझ गया, उसे किसी साधारण प्रतियोगिता के लिए नहीं बुलाया गया था। ये सत्ता की परीक्षा थी। और यदि मैं मना कर दूं, रुद्र ने शांत स्वर में कहा, तो राज्य शायद टूट जाएगा। आर्यन चुप रहा। रुद्र ने आगे कहा, लेकिन अंतिम परीक्षा बाकी है। क्या? रुद्र ने अपना हाथ उठाया। दीवार पीछे हट गई। उसके पीछे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक पारदर्शी स्तंभ था। उस स्तंभ के भीतर कोई कैद था। जैसे ही आर्यन ने ध्यान से देखा, उसकी सांस अटक गई। वो ऋषि वर्धन थे, कमजोर, बंधे हुए और अचेत। आर्यन चीख पड़ा, गुरुदेव। रुद्र की आवाज बर्फ जैसी ठंडी पड़ी थी। तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। आर्यन ने क्रोध से पूछा, तुमने इनके साथ क्या किया? रुद्र मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया। वे स्वयं आए थे तुम्हारे लिए। क्यों? रुद्र की आंखों में अजीब चमक उभरी, क्योंकि उन्होंने वर्षों पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी। कौन सी भविष्यवाणी? रुद्र ने धीरे से कहा कि एक दिन उनका शिष्य वो निर्णय करेगा जो पूरे राज्य को या तो एंटी फ्रेजाइल बना देगा या हमेशा के लिए नाजुक।
आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे क्या करना होगा? रुद्र ने सामने के द्वारों की ओर संकेत किया। एक द्वार पर प्रकाश था, दूसरे पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ। रुद्र ने बोला, एक द्वार तुम्हारे गुरु को बचाएगा, दूसरा राज्य को। उसने ठहर कर कहा, तुम केवल एक चुन सकते हो। और तभी कच्छ में गूंजती आवाज आई, अब तय करो, व्यक्तिगत प्रेम चुनोगे या व्यापक जिम्मेदारी। आर्यन स्तब्ध खड़ा रहा। सामने दो द्वार थे, एक द्वार अपने गुरु ऋषिवर्धन को बचाने का, दूसरा पूरे राज्य को विनाश से बचाने का। उसके भीतर तूफान चल रहा था। एक और वो व्यक्ति था जिसने उसे गिरकर उठना सिखाया, जिसने उसके भीतर एंटी फ्रेजाइल सोच का बीज बोया। दूसरी ओर हजारों लोगों का भविष्य। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाया, ये अन्याय है, ये दोनों को क्यों नहीं बचा सकता? आचार्य रुद्र शांत स्वर में बोले, जीवन हमेशा विकल्प नहीं देता। कभी कभी वो तुम्हें अधूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने को मजबूर करता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तभी पारदर्शी स्तब्ध के भीतर हलचल हुई। ऋषिवर्धन ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, आर्यन। जी गुरुदेव। ऋषिवर्धन मुस्कुराए। याद है मैंने तुम्हें कहा था। आर्यन चुप रहा। उन्होंने कहा, एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति निश्चितता का इंतजार नहीं करता, वो अपूर्ण परिस्थितियों में भी साहसिक निर्णय लेता है। आर्यन की आंखें भर आई। लेकिन मैं आपको खो नहीं सकता। ऋषिवर्धन ने सिर हिलाया। अगर तुम केवल मुझे बचाने का निर्णय लेते हो तो तुम अभी भी व्यक्तिगत भय से संचालित हो रहे हो। और यदि राज्य चुनो तो तुमने स्वयं से ऊपर उठना सीख लिया है। ये शब्द आर्यन के भीतर उतर गए। उसने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की। उसके भीतर पिछले सारे संघर्ष चमक उठे। पहाड़ से गिरना, हारना, अपमान, डर, असफलताएं। और फिर उसने समझा, हर दर्द ने उसे बड़ा बनाया था। हर टूटने से उसे नया रूप दिया था। उसने आंखें खोली। दृढ़ कदमों से वो उस द्वार की ओर बढ़ा जो राज्य को बचाता था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। जैसे ही उसने द्वार खोला, पूरा कच्छ तेज प्रकाश से भर गया। सब कुछ कांप उठा। जब प्रकाश शांत हुआ, वो उसी क्षण पूरा कच्छ तेज प्रकाश से भर गया। सब कुछ कांप उठा। जब प्रकाश शांत हुआ, वो फिर उसी प्राचीन पुस्तकालय में खड़ा था। सामने ऋषिवर्धन मुस्कुराते हुए बैठे थे, पूर्णतः सुरक्षित। आर्यन आश्चर्य से बोला, ये? ऋषिवर्धन मुस्कुराए। अंतिम परीक्षा एक भ्रम थी, तो आप खतरे में नहीं थे? नहीं। आर्यन ने राहत की सांस ली। आचार्य रुद्र आगे आए। पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली? आर्यन ने पूछा। इसका उद्देश्य क्या था? रुद्र बोले, देखना कि तुम अनिश्चितता के बीच सही निर्णय ले सकते हो। ऋषिवर्धन ने कहा, एंटी फ्रेजाइल होना केवल कठिनाइयों को सहना नहीं है, ये बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत आराम का त्याग करना है। फिर उसे वही काला बीज दिया, इसे राज्य के केंद्र में बो दो। आर्यन ने वैसा ही किया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, धरती कांपी। कुछ ही क्षणों में वहां एक विशाल वृक्ष उग गया। उसकी शाखाएं पूरे राज्य में फैल गई। जहां सूखा था वहां हरियाली उग गई। जहां भय था वहां आशा फैल गई। लोगों ने पहली बार समझा, सुरक्षा दीवारों से नहीं आती, विकास अनिश्चितता को अपनाने से आता है। वर्षों बाद आर्यन वही राज्य का मार्गदर्शक बना। उसने लोगों को सिखाया, असफलता से डरो मत, अव्यवस्था से मत भागो, झटकों को दुश्मन मत समझो, क्योंकि कांच झटकों से टूटता है, पत्थर छेलता है, लेकिन जीवंत वृक्ष तूफान से और मजबूत होता है। और यही था एंटी फ्रेजाइल होने का सच्चा अर्थ।
अब 5 ऐसे पॉइंट्स जो आप इस किताब से सीख सकते हैं। पहला है, कठिनाइयाँ दुश्मन नहीं हैं, शिक्षक हैं। हर असफलता हमें मजबूत बनाने का अवसर देती है। नंबर 2, अनिश्चितता को अपनाओ। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वो विकास को खो देता है। नंबर 3, छोटे छोटे झटके तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है वैसे ही जीवन संघर्षों से। नंबर 4, आराम क्षेत्र सबसे बड़ा जाल है। बहुत अधिक सुरक्षा इंसान को नाजुक बना देती है। नंबर 5, सच्ची ताकत टूटकर फिर बनने में है। एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति केवल संभलता नहीं, हर संकट के बाद और बेहतर बनता जाता है। अब आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये बुक आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड बुक समरी और फुल ऑडियो बुक लाता रहूं, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा और एक UPI ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिलते हैं एक नई बुक के साथ में। थैंक यू।